नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की महत्वपूर्ण खबर उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय से। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि हेट स्पीच बहुलता के प्रति प्रतिबद्ध राजनीति में समानता के अधिकार को हानि पहुंचाती है। दरअसल अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय में हेट स्पीच की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस चर्चा में अवलोकन किया गया कि फ्री स्पीच में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने, पक्ष लेने या आलोचना करने का अधिकार शामिल है, जबकि हेट स्पीच में किसी लक्षित समुदाय या समूह के विरुद्ध घृणा का सृजन या प्रचार करना शामिल है। हेट स्पीच के अपराधीकरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। इसके साथ जाति, पंथ, धर्म, लिंग, लैंगिक पहचान आदि की उपेक्षा करते हुए विभिन्न वर्गों के बीच राजनीतिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गरिमा समाज के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों को संदर्भित करती है जो समाज में अच्छी स्थिति में है। साथ ही ये किसी व्यक्ति के रूप में सम्मान के किसी विशेष स्तर को संदर्भित नहीं करती है, जैसा कि मानहानि के मामले में व्यक्तिपरक होती है। हेट स्पीच की पहचान करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 3 भिन्न तत्वों को स्पष्ट किया है, जिनका विधायिका और न्यायालय द्वारा हेट स्पीच को परिभाषित करने और पहचानने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत में किसी भी कानून में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि हेट स्पीच से भारतीय दंड संहिता की धाराओं जैसे 153A, 295 आदि के तहत निपटा जाता है। इन धाराओं के तहत सामान्यतः व्यक्तियों के एक समूह के विरुद्ध घृणा को उकसाने जैसे कार्यों के विरुद्ध दंड का प्रावधान है। आइए अब हेट स्पीच का निर्धारण करने वाले 3 विशिष्ट तत्व जानते हैं। पहला है सामग्री आधारित तत्व, जिसमें सामान्य तौर पर विशेष रूप से किसी समुदाय के लिए अपमानजनक माने जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों का प्रत्यक्ष उपयोग शामिल है। इसमें कुछ प्रतीकों और आइकोनोग्राफी का उपयोग भी शामिल हो सकता है। दूसरा आशय आधारित तत्व में किसी भी वैध संदेश को भेजे बिना किसी विशेष वर्ग या समूह के विरुद्ध केवल घृणा, हिंसा या आक्रोश को बढ़ावा देने के लिए वक्ता के संदेश को शामिल किया गया है। जबकि तीसरा क्षति आधारित तत्व हेट स्पीच के परिणामों को संदर्भित करता है। पीड़ित को नुकसान जो हिंसक या आत्मसम्मान की हानि या आर्थिक सामाजिक अधीनता हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक तनाव, पीड़ित को दबाना और राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावी अपवर्जन इत्यादि हो सकते हैं। हेट स्पीच का निर्धारण करने में प्रसंग भी महत्वपूर्ण होता है। ऐतिहासिक उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति के भाषण को सड़क पर एक सामान्य व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण से भेद करने की आवश्यकता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI के शीर्ष 10 प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है। CCPI वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। ये 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले 57 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक में मूल्यांकन के लिए 4 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40%, नवीकरणीय ऊर्जा को 20%, ऊर्जा उपयोग को 20% और जलवायु नीति को 20% भारांश दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संबंधी राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही ये विभिन्न देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना करने में सक्षम भी बनाता है। ये गैर लाभकारी संस्था जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। आइए अब इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों को जानते हैं। वैश्विक स्तर पर कोई भी देश सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने के पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर नहीं है। G20 देशों में से केवल यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और भारत को ही उच्च प्रदर्शन करने वालों में रैंक प्राप्त हुई है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन श्रेणी में किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रैंक प्रदान नहीं की गई है। G20 देशों में से 11 देशों को नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में उनके प्रदर्शन के लिए कम या बहुत कम रैंक प्रदान की गई है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के त्वरित उपयोग के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने में सुधार की बहुत आवश्यकता है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा सभी CCPI संकेतकों पर उच्च स्थान प्राप्त किया है। अगली खबर कृषि से संबंधित है। लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि अपनाने वाला देश का प्रथम संघ शासित प्रदेश बन गया है। ये लक्षद्वीप को नारियल उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने और जैविक कृषि में शामिल महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, ताकि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। आइए अब जैविक कृषि से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को भी जानते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है।
यहाँ पर सभी खेत जैविक रूप से प्रमाणित किए गए हैं। वर्ष 2000 में उत्तराखंड जैविक कृषि नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। जैविक कृषि एक तकनीक है जिसमें पादप और कृषि और प्राकृतिक रूप से पशुपालन शामिल है। इसमें जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। साथ ही मृदा की उर्वरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संश्लिष्ट पदार्थों यानी सिंथेटिक सब्सटेंसेस को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस वजह से प्रदूषण भी कम होता है और कृषि लागत में कमी आती है। भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कई केंद्रीय योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। ये सहभागी गारंटी प्रणाली प्रमाणीकरण के साथ क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत क्लस्टर निर्माण, प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन में सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी योजना है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए एक मूल्य श्रृंखला तंत्र में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना इसका लक्ष्य है। तीसरी योजना है राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन। इसके तहत जैव उर्वरक, कृमि खाद आदि सहित विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और चौथा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके तहत जैव उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगली खबर इसरो से संबंधित है। कोविड-19 के कारण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की गगनयान परियोजना में 1 वर्ष का विलंब होने की संभावना है। गगनयान के अधिदेश के अनुसार दिसंबर 2021 में पहली बार प्रथम मानव युक्त मिशन को अंतरिक्ष में भेजने से पहले 2 मानव रहित मिशन को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें पहला दिसंबर 2020 में भेजा जाना था और दूसरा जून 2021 में। आइए अब जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में। इसका उद्देश्य 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए कक्षा में 3 चालक दल के सदस्यों के साथ निम्न भू कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। साथ ही मिशन के बाद दल की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित करना है। मिशन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इस अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें एक सर्विस मॉड्यूल और एक क्रू मॉड्यूल है। इन्हें सामूहिक रूप से ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। GSLV मैक 3 का उपयोग गगनयान को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत रूस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसरो को अंतरिक्ष यात्रियों की चिकित्सा, स्वास्थ्य निगरानी, विकिरण सुरक्षा और जीवन समर्थन सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञता के मामले में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES से सहायता प्राप्त होगी। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही मानव युक्त मिशनों को बाह्य अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त की है। अगली खबर खेल जगत से संबंधित है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के अनुसार भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा को सभी प्रकार से समर्थन प्रदान करेगा। डोपिंग का अर्थ एथलीटों के प्रदर्शन में वृद्धि करने वाली दवाओं के सेवन से है। ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स सामान्यतः शरीर में अधिक मांसपेशियों के निर्माण। वाडा सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग की निगरानी करता है। वाडा को वर्ष 1999 में गठित किया गया था। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसे खेल संगठनों और संबंधित देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड के आधार पर डोपिंग की निगरानी करता है। वाडा एंटी डोपिंग कोड सभी खेलों और सभी देशों में डोपिंग रोधी नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने वाला एक दस्तावेज है। वाडा द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित पदार्थ और विधियों की अपनी सूची को अपडेट किया जाता है। इसमें स्टेरॉयड, एनाबॉलिक एजेंट, उत्तेजक और जीन डोपिंग शामिल है। भारत में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्वतंत्र निकायों के रूप में स्थापित और संचालित की जा रही हैं। नाडा खेलों में डोपिंग रोकने के लिए नीति निर्माण पर परामर्श प्रदान करने के लिए सरकार का एक परामर्शदात्री निकाय है। इसके अलावा ये देश में डोपिंग को रोकने से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। NTDL यानी राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला खेलों में डोप परीक्षण के लिए उत्तरदायी देश की एकमात्र प्रयोगशाला है। हाल ही में वाडा ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करने के कारण NTDL को निलंबित कर दिया था। भारत कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन एंटी डोपिंग और यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। लेबनान सुधार पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण फ्रेमवर्क यानी 3RF ये अगस्त 2020 में बेरूत बंदरगाह पर हुए महाविस्फोट के प्रति एक व्यापक जन केंद्रित प्रतिक्रिया का एक भाग है। इसे 18 माह की अवधि के लिए यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक द्वारा आरंभ किया गया है।
3RF का लक्ष्य बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट की अनुक्रिया में लेबनान को 3 केंद्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। ये 3 लक्ष्य हैं: जन केंद्रित पुनर्बहाली, महत्वपूर्ण संपत्ति, सेवाओं और अवसंरचनाओं का निर्माण और शासन में सुधार करके सरकारी संस्थानों में लोगों का विश्वास पुनर्सृजन। अंकटाड निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। इन्वेस्ट इंडिया औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। अंकटाड पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने वाली निवेश संवर्धन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी खेलों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशा निर्देश। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी, स्पोर्ट्स आदि से संबंधित विज्ञापनों के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का दिशा निर्देश पालन करने के लिए निजी टेलीविजन प्रसारकों के लिए एक परामर्शिका जारी की है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है? इस तरह के प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में एक घोषणा होनी चाहिए कि गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। ये घोषणा विज्ञापन के न्यूनतम 20% भाग पर होनी चाहिए। विज्ञापनों को ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त आय के अवसर को रोजगार के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे खेल खेलने वाले व्यक्तियों को भी इस रूप में चित्रित नहीं करना चाहिए कि वे अन्य की तुलना में अधिक सफल हैं। हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता के लिए राष्ट्रीय मिशन। हाल ही में कश्मीर, सिक्किम और तेजपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रबंधन उपायों को विकसित करना है। इस मिशन के तहत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में वृद्धि, समुदाय आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसके कार्यान्वयन का समन्वय करता है। इको वाहिनी या इको ब्रिज। हाल ही में उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने सरीसृप और छोटे स्तनपायी जीवों के लिए अपना पहला इको ब्रिज निर्मित किया है। इको वाहिनी या इको ब्रिज का उद्देश्य वन्य जीवों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना है, जो राजमार्गों के निर्माण या वनों की कटाई के कारण बाधित हो जाती है। इनमें कैनोपी ब्रिज बंदरों, गिलहरियों और अन्य वृक्षवासी प्रजातियों के लिए, कंक्रीट अंडरपास या ओवरपास सुरंगें या पुल आमतौर पर बड़े जानवरों के लिए, और उभयचरों के लिए सुरंग या पुलिया शामिल है। सामान्य तौर पर इन पुलों को ऊपर से पादप आवरण से ढक दिया जाता है और ये वन परिदृश्य के समान हो जाते हैं। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे तकनीक, लिडार। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए भू सर्वेक्षण करने के लिए लिडार तकनीक को अपनाया जाएगा। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे एक सुदूर संवेदन तकनीक है। ये एक लक्ष्य तक दूरी को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। ये प्रकाश स्पंद विमानों आदि द्वारा किए गए अन्य डेटा के साथ संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के आकार और इसकी धरातलीय विशेषताओं के बारे में सटीक और त्रिआयामी जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। ये रडार और सोनार के समान है, जो रेडियो और ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।